हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं योगेंद्र कुमार को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीसेट की सीरीज़ हमारी 1 बाय 1 करके कंटिन्यू चली रही है। उस क्रम में हम देखते है ना, नंबर सिस्टम से शुरू किए थे हम, और देखिए हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था आई थिंक ये अलजेब्रा यानी बीजगणित। तो हम बीजगणित तक पहुँच गए और बताया था मैंने आपको कि जो बीजगणित है ये पीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने इसमें बता भी रखा है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे हर साल जो है 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, और कभी कभी जो है 4 क्वेश्चन भी आए हुए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, 2016 में आई थिंक, शायद 2016 में शायद 4 क्वेश्चन आए थे। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि है छोटा टॉपिक बीजगणित, तो उसको मैंने डिस्कस कर दिया। उसी तरीके से मतलब नंबर ऑफ टॉपिक मैंने डिस्कस किए है ना। जैसे नंबर सिस्टम से शुरू किया था, फिर उसके बाद औसत लिया, परसेंटेज लिया है ना, घातांक कर्ण लिया था, प्रॉफिट लॉस है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरीके से लाभ हानि, तो कहने का मतलब करते प्रतिशत वगैरह सब कुछ करते अब हम आए हैं कहाँ पे, सीरीज पे। क्लियर है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो जो मैं आपको पिछली बार जब ये बीजगणित में कुछ होमवर्क दिया था तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये सीरीज जो चैप्टर है ये किन के लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है ना, अगर आपको मैं टू द पॉइंट बताऊं तो ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही कम संभावना रहती है आने के एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता क्वेश्चन, आएगा भी तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन लगता है, मतलब इस सीरीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ होगा। जैसे आप सुने होंगे ना, समांतरण श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, यानी एपी जीपी एचपी ऐसे कुछ करके अगर आप सुने होंगे तो, नहीं सुने होंगे तो मैं ऑलरेडी इसमें बताऊंगा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कहीं कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अपने जो हमने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, आपको 3 होमवर्क दिया था। तो देखिए उसको देख लेते हैं एक बार कि हाँ क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, आप में से कुछ लोग अटेम्प्ट किए होंगे। अब देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्लियर है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया भी था। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ये होमवर्क करने में, और जिन्हें थोड़ा बहुत असुविधा हुई होगी उसके लिए मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो जहाँ पे आपको दिक्कत हुआ होगा आप वहाँ पे अपने आप को मैच कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि यदि x+2 इसका जो है पूर्णतया विभाजित कर देता है, ठीक है, इसको, तो k का मान, तो मैंने क्या बोला था कि जब पूर्णतया विभाजित करेगा तो उस केस में क्या होगा, इसी को इसी में रख के 0 के बराबर दिखा देंगे। तो x+2 है ना, x+2 है, तो यानी x बराबर क्या रख देंगे, -2 रख देंगे, है ना। x बराबर क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो वही x बराबर -2 रख दीजिए सब में। ठीक है, यानी x+2 है तो x+2 बराबर 0 करने पे x बराबर -2 आ जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी इस तरीके बता रखा है। तो जब x+2 आपको सेटिस्फाई करवाना है तो x बराबर -2 रख देना है। तो अब यहाँ पे x बराबर -2 रख दीजिए। जब रखेंगे -2 तो क्या आएगा, ये है x3, तो x3 की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब, ठीक, प्लस 6x² है तो x² की जगह क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और प्लस 4x है, x की जगह पे क्या हो गया, -2, और प्लस k है तो प्लस k इक्वल टू 0। भाई हमको 0 के बराबर दिखाना, क्यों, क्योंकि पूर्णतया विभाजित करता है ना, पूर्णतया विभाजित करता है। तो मैंने आपको बताया था कि 0 लाएगा तो इसका मतलब पूर्णतया विभाजित करता है, और अगर हमसे शेषफल पूछ ले तो यही x बराबर -2 रखने पे जो वैल्यू आ गई वही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको शेषफल नहीं पता करना है, हमको क्या पता करना है, हमको k की वैल्यू पता करना है। जब हमको बता दिया कि पूर्णतया विभाजित करता है, तो पूर्णतया विभाजित करता है हमको बता दिया है, तो इसलिए हमने इसको 0 के बराबर दिखा दिया यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, अब ये बहुत ईजी हो गया। अब देखिए इसको जब क्यूब करेंगे -2 का, तो -2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, एक चीज़ समझिए, -2 का क्यूब मतलब क्या हो गया भाई, 2 का क्यूब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। 2, अगर मान लीजिए केवल हमको 2 का क्यूब करना हो तो बस, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 बार चला गया, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2। लेकिन अब माइनस साइन भी है, तो माइनस का माइनस में गुणा, फिर माइनस में गुणा, तो एक बार माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस और बचा है ना, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस आएगा, तो ओवरऑल माइनस आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन, और 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 6। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या, 2 दूनी 4 है भाई पावर 2 में, और यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस का भी माइनस में गुणा होगा, माइनस गुणे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, गुणे 4, है ना, 6 चौक मतलब ये 2 दूनी 4, प्लस अब ये
प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस के इक्वल टू 0। क्लियर है? ये समझ में आया? तो ये बहुत बेसिक सा है दोस्तों, इसको आपको समझना चाहिए। और नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा सा बेसिक पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट आई होप मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे मैं बताया ना कि भाई अगर यहाँ माइनस साइन है और 3 बार गुणा है, तो 3 बार गुणा है तो ऑलरेडी माइनस आएगा। अगर 4 बार गुणा होता तो प्लस हो जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर कर ही दिया तो मैंने 4, यहाँ पे हमारा आ गया आंसर, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। -8 प्लस 6 चौक 24, फिर यहाँ -8 और प्लस के। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालना है, बस यही इतनी बात है। तो जब निकालेंगे तो क्या आएगा के का वैल्यू? के का वैल्यू आएगा -8 के बराबर। कैसे आया? कैसे आया? थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूँ। देखिए कैसे आया। यहाँ पे क्या है? -8 और -8 जुड़ के -16 हो गया, -16 और प्लस 24 और प्लस के 0, ठीक है। तो अब 24 और -16 कितना हो गया? 8 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू निकल के आ गई -8। ठीक है, समझ में आया? मतलब मेरा मुद्दा क्या है? मेन हमारा तो क्वेश्चन समझना है ना, कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बाकी तो आप ये सब चीज़ कर ही लोगे, है ना। तो सॉल्व कैसे करना था? हमें ये दे दी कि भाई x+2 जो है ना, इसका गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड यानी पूर्णतः विभाजित करता है। अगर मैं कहता हूँ पूर्णतः विभाजित ना करके अगर यहाँ पे गुणनखंड लिखा होता, है ना, अगर यहाँ पे गुणनखंड लिखा होता तो भी हम यहाँ पे x बराबर -2 ही पुट करते, है ना। गुणनखंड भी तो उसको पूर्णतः विभाजित करेगा तभी तो गुणनखंड है ना। गुणनखंड का मतलब ही वो उसका पार्ट होना। तो जब यहाँ पे हम जैसे ही -2 रखेंगे x बराबर और उसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू निकल के आ जाएगा -8। ठीक, पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया? ये है दूसरा क्वेश्चन। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको करा ही रखा है सॉल्व, है ना। अब सॉल्व करा ही रखा है, लेकिन अब इसको चूंकि यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फिर से। तो देखिए क्या है, हमसे क्या पूछ दिया है? हमको दिया है x + 1/x की वैल्यू 5 के बराबर, है ना, ये दे रखा है। और पूछा क्या? पावर 4 में। तो जब पावर 4 में पूछा है तो हम क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था ना कि जब x + 1/x का स्क्वायर करते हैं तो इस तरफ वाली संख्या में स्क्वायर करके -2 करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? x² + 1/x² प्लस 2 टाइम्स x 1/x होता है, तो ये कट गया तो यहाँ +2 बचता है। और जब इधर 0 है, इधर कुछ आएगा नंबर मान लीजिए, तो इसको +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है ना, मैंने बताया था। तो इसको क्या करेंगे? इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब चूंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ -2 कर देंगे तो क्या आ गया? 23 आ गया। 23 आ गया, है ना, 23 आ गया। तो यहाँ से हमको क्या मिला? स्क्वायर वाले का हिसाब तो मिल गया, x² + 1/x² इक्वल टू 23 का मतलब, है ना, 23 आ गया। अब हमको फिर से आगे करना है क्या? फिर से करना है पावर 4। जिनको नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अब देखिए क्या है, मैं जो आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार समझाता हूँ, है ना। ये जो x + 1/x वाला हिसाब किताब था, तो इसमें क्या था? इसमें ये था कि हमको 5 के बराबर दिया है, हमके पावर 4 पूछा है हमसे। तो हमने क्या किया? पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पे ये आएगा x² + 1/x²। तो हमने क्या बोला था कि अगर यहाँ प्लस साइन है तो इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो इसका स्क्वायर किया 25 आया और -2 कर दिया तो 23 आ गया। तो यहाँ पे 23 हो गया, मतलब x² + 1/x² की वैल्यू 23 आ गई। ठीक, अब पावर 4 करना है। तो जब पावर 4 करना है तो फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी अब इसका स्क्वायर करेंगे, अब 23 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 23 आ गया ना, तो 23 का स्क्वायर करेंगे। अब फिर से क्या देखेंगे? प्लस है कि माइनस साइन? प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? -2। ठीक, तो 23 का स्क्वायर -2, तो 23 का स्क्वायर जब करेंगे आप तो क्या आएगा? 529 आएगा आई थिंक, 12, हाँ 529 आएगा। ठीक, 529 आएगा। आप इसको याद भी कर लीजिए स्क्वायर, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है। जब मैं नंबर सिस्टम का सीरीज शुरू किया था तो उसमें शायद घातांक करनी में ही मैंने बताया था क्या, कि आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर का क्यूब और स्क्वायर रूट और ये सब याद होना ही चाहिए। उससे क्या होता है ना कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया आंसर आपका? 527। तो आपका देखिए आंसर मैच हो गया। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया क्या किया? अगर मान लीजिए अब सपोज अगर यहाँ पे प्लस साइन ना हो के माइनस साइन होता, अगर यहाँ माइनस साइन होता, है ना, तो जो हम यहाँ पे स्क्वायर किए हैं, देखिए दिख रहा है ना, स्क्वायर किए हैं कि x² + 1/x² प्लस यहाँ जो साइन है यहाँ माइनस साइन हो जाता। तो जब ये माइनस होता तो यहाँ पे जाके ये प्लस हो जाता,
है ना। तो वही चीज़ है कि अगर यहाँ प्लस है तो इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे, ठीक। अगर यहाँ माइनस है तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे प्लस कर देंगे 2। क्लियर, सही है। तो ये तो हमारा छोटा समझने वाली बात हो गई। अब इसको डिटेल में करते हैं, डिटेल में करते हैं, है ना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में बता रखा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ पैरेलल। अब अगर डिटेल में करेंगे तो देखिए भाई हमको क्या दिया है, हमको दिया है x + 1/x दिया है। किसके बराबर दिया है, 5 के बराबर दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कर दिया, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, a और प्लस b, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया ये। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2 टाइम्स a और b, यही होता है। और इक्वल टू इधर तो 25 आ ही जाएगा, तो काटापीटी मचाएंगे जब इस x से x उड़ गया, ठीक है। तो इधर क्या बचा, x² + 1/x² बचा, और यहाँ क्या बचा था, यहाँ केवल ये 2 बचा था +2। तो जब +2 उधर गया तो -2 हो जाएगा, है ना। ये भाई +2 है, ये +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 होगा तो क्या हो जाएगा 23, ठीक है। देखिए आ गया ना, x² + 1/x² 23 आ गया। अब जब इतना आ गया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो पावर 4 चाहिए भाई, हमको तो पावर 4 चाहिए ना, दिख रहा है ना, पावर 4 चाहिए। तो फिर से इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देंगे। अब जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अब हमारा a क्या है, a है हमारा x², b क्या है 1/x²। तो a + b का फिर ये होल स्क्वायर बन गया फिर से। तो जब फिर से बन गया तो a² की वैल्यू क्या होगी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, कलम चेंज कर दूँ, a² यानी a² प्लस b क्या है 1/x², तो b² + 2a और b, यही है हमारा ab, है ना, + 2ab = इधर क्या था 23 का स्क्वायर था, 23 का स्क्वायर। तो अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है ना, जब मैं पढ़ा रहा था क्या नाम से, आई थिंक घातांक करनी, तो उसमें बताया था ना कि अगर ये ऐसा करके है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। a की पावर m की पावर n ऐसे है तो a की पावर m × n हो जाएगा, बताया था ना आपको। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, x की पावर 4, और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 1/4, और प्लस अब ये काटापीटी मच गया +2 = 23 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, हमको इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाएगा, बस सीधी सी बात, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर तो था ही, -2 कर देंगे, ये जो +2 है उधर जाएगा -2। तो जब वहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 527। क्लियर, अच्छा था, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा था इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। कौन सा डिस्कस किया था, जिसमें यहाँ पे इक्वल में 13 के बराबर कुछ लिखा हुआ था, याद आ रहा है आपको। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो तो पढ़े होंगे, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग क्वेश्चन पढ़ लें पहले कि क्या है। यदि x तथा y धनात्मक पूर्णांक हैं तो समीकरण x² - y² = 11, ठीक है, इसको जो संतुष्ट कर रहे हैं। तो बताइए x² + y² का मान क्या होगा, यही बताना है, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं, पहली चीज़ हमको ध्यान देने वाली बात क्या, x और y हैं और दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा। इंटीजर माने क्या, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वैल्यू होगा, 15 18 17 20 ऐसे ऐसे कर कुछ ऐसी वैल्यू होगी, है ना। मतलब पूरा दशमलव वाला हिसाब किताब नहीं होगा इनका, ये इंटीजर है, पूर्ण अंक, पूर्णांक। इसका मतलब ही होता है पूर्ण अंक, है ना, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण अंक। यानी 1 तो 1, 2 तो 2, 4 तो 4, 8 तो 8, है ना, 7 तो 7, ऐसा, ठीक। अब देखिए, अब बात करें तो हमको क्या दिया है, हमको दिया क्या है, x² - y² = 11, ये दे दिया, ये दे दिया हमको, ठीक। अब ये दे दिया, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा x² + y² की वैल्यू, है ना, हमसे पूछा क्या, x² + y² की वैल्यू। अब हमको x और y पता ही नहीं है तो इसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए हमको क्या करना होगा, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, ये a² - b² लिखा हुआ है ना, a² - b² तो है, तो a की जगह x है, b की जगह y है, बस इतनी सी बात है। तो हम क्या जानते हैं, पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो मैंने क्या कर दिया, x + y और x - y = 11। अब देखिए जो मुद्दे की बात है, पिछले बार में मैंने क्या बताया था, वहाँ पे 13 था और यहाँ पे क्या है 11 है। अब एक चीज़ समझिए, आप समझ ही गए होंगे, जो पिछला लेक्चर देखे होंगे वो समझ ही गए होंगे बहुत आराम से, कि एक नंबर तो ये है
और एक नंबर ये है। उन दो नंबरों को गुणा करने पे कितना आ रहा है? उन दो नंबरों को गुणा करने पे 11 आ रहा है। अब एक चीज़ बताइए, 11 क्या किसी दो नंबर का गुणा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 11 क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर किसी और से डिवाइड तो होगा नहीं, मतलब ये किन्हीं दो नंबर से मिलके तो बनेंगे नहीं, है ना। बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और चूंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, मतलब दो पूर्णांक को गुणा करने पे भाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो किसी दो नंबर से मिलकर बने ही नहीं होते। ठीक, जब ये हम समझ गए तो अब हमको ये समझ में आ गया कि भाई जब ऐसा है तो क्या ये हो सकता है कि 11 को हम 1 गुणे 11 कर दें? भाई इतना तो हो ही सकता है, भाई प्राइम नंबर किसी और से नहीं लेकिन 1 से तो जाएगा, तो 1 और 11 कर दें। तो अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, x प्लस वाई और x माइनस वाई दो नंबर थे, तो एक नंबर को 1 के बराबर दिखा दो, एक को 11 के बराबर, तो कौन 1 के बराबर होगा? छोटा वाला 1 के बराबर होगा। तो यानी जो x माइनस वाई छोटा है तो इसको दिखा देंगे 1 के बराबर, और x प्लस वाई क्या है? बड़ा है, इसको दिखा देंगे 11 के बराबर। ठीक, समझ में आया ये चीज़ कि क्यों मैंने ऐसा किया, है ना। तो अब देखिए आगे, अब क्या है, x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, ये मिल गया। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेना है। तो जब जोड़ देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को जोड़ देंगे तो x की वैल्यू आएगी 6 और y की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देखिए। तो अब इसमें देखिए क्या है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5, तो 6 5 11 आ रहा है ना। और इसी तरीके से हम अगर सेटिस्फाई करें इसको इसमें रख के, x की वैल्यू और y की वैल्यू रख के इसमें सेटिस्फाई करें, तो 6 छंग 36 और 5 5 हम 25, तो देखिए दो तब भी 11 आ रहा है ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 हो गया, 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया, और माइनस कर दिया तो 11 के बराबर आ गया। तो कहने का मतलब हमारा, जब हमने ये किया और इसको कर लिया, है ना, तो हमको ये पता चल गया कि भाई 11 जो है दो नंबर से मिलकर बनेगा नहीं, तो 1 और 11 मान लिया क्योंकि प्राइम नंबर है। तो x प्लस वाई को 11 के बराबर दिखा दिया, x माइनस वाई को 1 के बराबर दिखा दिया। फिर इनको क्या किया मैंने, सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, सॉल्व कैसे किया? कुछ लोग हो सकता है पूछे भाई सॉल्व कैसे किया, है ना। तो सॉल्व कैसे किया, पहले तो इसको और इसको जोड़ लेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, x में x तो जुड़ जाएगा, तो ये तो हो गया 2x, क्लियर है। लेकिन y में y तो उड़ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो जब y और y उड़ गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2x बचा, इक्वल टू 11 और 1 जुड़ के 12 हो गया, तो 2x इक्वल टू 12 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया। तो जब x इक्वल टू 6 आ गया तो उसी 6 को उठा के इसमें रख दीजिए। तो जब यहाँ पे 6 रखेंगे x की जगह पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 माइनस 6 हो जाएगी, क्योंकि ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ में आया। ठीक, तो अब जब x और y की वैल्यू मिल गई तो हमसे पूछा कि, हमसे x y की वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 6 छंग 36 और 5 5 हम 25। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 61। 60 30 20 50 10 60 61 61 आ गया। ठीक, क्लियर है। तो देखिए कितना इजी और अच्छा क्वेश्चन था। इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि मैंने इसको ऑलरेडी करा रखा है तो आपको करना बहुत आसान हो गया होगा इसके लिए। ठीक है, और देखिए 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीएस का, है ना। और मैं जो बता रहा था, जो जिसको मैं 13 मान के किया था, आई थिंक वो भी इसी में कहीं होगा। ये देखिए ये है। अब देखिए 2018 क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। तो यानी अगर आपने PYQ अच्छे से लगाया होता, सपोज कोई कैंडिडेट अगर 2018 का एग्जाम दे रहा है सपोज, और उसने अगर PYQ पे अपनी पकड़ अच्छे से बना रखी है, तो अगर उसने 2015 वाला ये जो मैंने भी कराया है ना, ये 2016 वाला क्वेश्चन अगर कर रखा होता तो 2018 का नहीं बना लेता। तो इसीलिए दोस्तों PYQ बहुत ज़रूरी है ना। PYQ ही हमारा आधार होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अब चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। छोटा टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है। अब इसका इंपॉर्टेंस बता दिया मैंने कि इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि बीच बीच में क्वेश्चंस में यूज़ होता है। और बाकी 3-4 क्वेश्चन मैंने ले रखा है जो डायरेक्टली आए हुए हैं प्रीवियस ईयर से, तो उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब देखिए श्रेणियाँ क्या हैं। श्रेणी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ समझिएगा, बस बता दे रहा हूँ। तो क्या होता क्या है, श्रेणी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर लिखे, ऐसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे नंबर लिखा हुआ है। तो अब होता क्या है ना कि ये कोई नंबर ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं सब। तो उसमें होगा क्या ना कि इस नंबर में, फिर इस नंबर में, फिर इसमें ऐसे तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कॉमन दिख रही होंगी। जैसे मान लीजिए अगर बताऊं तो मान लीजिए एक नंबर लिखा 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14,
तो अब ऐसे ऐसे आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि भाई इसमें क्या है, +3 जोड़ा, फिर क्या किया, फिर +3 जोड़ा, फिर क्या किया, फिर +3 जोड़ा, फिर क्या किया। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे 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 करके है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 17, क्योंकि फिर +3 जोड़ेंगे, है ना ऐसे। तो एक तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो बन रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है, इसी को बोलते हैं सीरीज़ यानी श्रेणी। कुछ ना कुछ श्रेणी तो बन रही ना, कुछ तो बन ही रहा है ये श्रृंखला, तो उसी को बोलते हैं सीरीज़। तो अगर इस तरीके की श्रृंखला बने जो ये मैंने बताया है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। शॉर्ट में आप सुने होंगे ना एपी, तो वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना, अरिथमेटिक मतलब समांतर। अच्छा, अब आपको अगर जो हिंदी मीडियम के होंगे तो बड़े अच्छे समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है समांतर का, समान अंतर, है ना। समानांतर का मतलब ही होता है समान अंतर से। तो जब समान अंतर वाली की बात ही हो गई, तो देखिए इसके बीच का क्या है अंतर, समान है। इसके बीच का अंतर क्या है, समान है। इसके बीच का अंतर क्या है, समान है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। क्लियर है। तो अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है जानिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि मान लीजिए पहला कोई डिजिट है ए, मान लीजिए उस श्रेणी का पहला अंक है ए। ठीक, पहला अंक ए है, तो उसमें आपने कुछ जोड़ दिया, है ना, उसमें आपने कुछ जोड़ दिया। तो जब कुछ जोड़ा तो क्या, मान लीजिए +d जोड़ दिया आपने। ठीक, उसमें आपने, एक सेकंड करता हूँ मैं मिटा के अच्छे से बताता हूँ। ठीक, देखिए मान लीजिए ये आपको कोई सीरीज़ बनानी थी, तो उसका पहला डिजिट तो मान लीजिए ए हो गया। ठीक, तो दूसरा क्या होगा, हमसे बोला समान अंतर है तो कुछ कुछ जोड़ते रहेंगे सब में सेम सेम, तो दूसरा क्या हो जाएगा, a+d हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, है इसमें तो आपने डी जोड़ दिया, तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें भी एक और डी जुड़ जाएगा, है ना। सीधी सी बात है भाई, हमने क्या किया था, इसमें +3 जोड़ा, फिर इसमें +3 जोड़ा, फिर इसमें +3 जोड़ा। तो एक चीज़ समझिए कि इसमें +3 जोड़ा तो ये तो लिख दिया, अब इसमें +3 जोड़ा तो इस वाले में तो 6 जुड़ गया ना, +3 तो वही मैंने +d किया, क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, यानी इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी मैं लिख के बताऊंगा, इसमें क्या होगा, +d। ठीक, 3 बार हो गया। तो ऐसे ऐसे जब nवीं बार जाएंगे, मान लीजिए, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। तो अगर मान लीजिए ये nवां है, मान लीजिए nवां है, तो कितनी बार जोड़ेंगे डी, कितनी बार जोड़ेंगे डी, बताइए भाई। जब दूसरा टर्म था तो एक ही बार जोड़ा, तीसरा टर्म था तो 2 बार जोड़ा, चौथा टर्म था तो उससे एक कम बार जोड़ा। तो जब nवां टर्म है तो ऐसे ऐसे डी जोड़ते जाएंगे, कितनी बार जोड़ेंगे, ये कितनी बार होगा, n-1 बार होगा, है ना, क्योंकि भाई चौथी बार था तो 3 बार जोड़ा, तीसरा था तो 2 बार जोड़ा। तो ऐसे ही जब n बार रहेगा तो n-1 टाइम्स जोड़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, जैसे मान लो कोई पूछे कि बताओ भाई हमारा कोई सीरीज़ है ना, कोई सीरीज़ ऐसे चल रहा है, तो उसमें अगर वो बता दे कि समांतर श्रेणी है, तो अगर समांतर श्रेणी है तो उसका nवां टर्म बताओ, nवां पद बताओ। यानी अगर nवां पद मान tn से अगर बोले कि बताओ इसका 5वां पद बताओ, तो 5वां पद मतलब n की जगह 5 आ जाएगा। 8वां पद बताओ तो n की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 1000वां पद बताओ तो n की जगह पे क्या होगा, 1000 आ जाएगा। तो उसको निकालेंगे कैसे, tn = a यानी पहला पद प्लस यहाँ पे n बोला है ना, तो n-1 × d। क्लियर, यही बात है बस। ये हमारा क्या हो गया, nवां पद हो गया। क्लियर है। एग्जाम्पल से बताऊं अगर मैं आपको, सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, फिर मिटा दूंगा। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3, 7, 11, 15 ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक, तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये तो समझ में आ गया भाई कि हमारा कितने का अंतर आ रहा है, +4 का अंतर आ रहा है सब में। ठीक, +4 का अंतर आ रहा है। ठीक, तो ये तो पहला पद हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ऐसे है। अब बोले कि बताओ भाई 10वां पद बताओ, 10वां पद बताओ, तो 10वां पद बताओ। तो अब हमको समझ में आना चाहिए क्या, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, पहला पद। तो पहला पद हमारा क्या है, ये 3, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, यही हमारा पहला पद। और डी क्या था, डी था कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है सब में, देखिए 4 का अंतर है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 4 +4 या फिर 4 बोल लीजिए, है ना।
अगर अगर ये सीरीज़ घट रही होती, सपोज अगर ये सीरीज़ घट रही होती तो यहाँ -4 घटा रहे होते हैं ना, -4, तो यहाँ पे डी की वैल्यू -4 लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पे बढ़ रही है तो हम +4 लेंगे, तो डी की वैल्यू होगी 4। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बताओ भाई 10वां पद, यानी T10 पूछा है, 10वां टर्म। तो हमने क्या पढ़ा कि a + n-1 इंटू डी, तो a क्या है, a है हमारे पास पहला पद, तो पहला पद तो 3 हो गया भाई, और प्लस 10वां पद पूछा है तो 10 - 1 कर देंगे, और d क्या है, कितने के अंतर से बढ़ रहा है, 4। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 9 × 4, तो 9 × 4 = 36, 37 × 38 39 आएगा, है ना, सही है ना, तो 39 आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 39। अब अगर आपको नहीं पता रहेगा मान लीजिए ये चीज़, तो आप क्या करोगे, अब आप 3 फिर 7 फिर 11 फिर 15 फिर 19 फिर ऐसे ऐसे बढ़ोगे आप आगे, और पता चला कहीं कुछ गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और मान लीजिए 10 की जगह पे अगर 100 पद लिख दिया, 100वां पद, तो क्या आप 100 तक करते फिरोगे क्या, नहीं, है ना। तो इसलिए हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई अगर हमसे nवां पद पूछा है तो बहुत सिंपल सा है कि जौन सा पद पूछा है उसमें उतना एक माइनस करके जितने का अंतर है उसको गुणा कर देंगे और पहले पद में जोड़ देंगे, तो काम खत्म, है ना। यानी पहला पद प्लस n-1 इंटू डी, सीधी सी बात है, ठीक, क्लियर है, ये समझ में आया। अब देखिए आगे इसमें एक चीज़ और समझना है, एक चीज़ और क्या समझना है, ठीक है। अब आप समझते चलिएगा और आप नोट्स अगर बना रहे तो नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्वेश्चन में हमारा आसानी से हो जाए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है दोस्तों, आपको समझाना। अगर आप समझ जाएंगे तो काम बन जाएगा। अब आप नोट्स नहीं बनाए रहेंगे तो फिर ये आपको आगे दिक्कत पड़ेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा तो मेहनत कर ही लीजिए। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ क्या, ये तो हो गया nवां पद। अब अगर हमसे दूसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या पूछता है, दो चीज़ पूछता है कि या तो पूछेगा nवां पद, nth टर्म यानी nवां पद, या फिर पूछेगा n पदों का योग, ठीक, या तो ये पूछेगा। तो इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, क्या a + n-1 इंटू डी, ये तो हमने कर लिया nवां पद। अब n पदों का योग अगर पूछे, यानी अब हमसे क्या पूछेगा, अब हमसे अगर ये पूछ दे कि यही सीरीज़ है, मान लीजिए जो मैंने लिखा था 3 7 11 15 ऐसे सीरीज चल रही है, ठीक है। अब क्या बोले ना कि बताओ Sn यानी समेसन ऑफ nवां पद, Sn माने 3 + 7 + 11 + 15, मतलब ये जो सीरीज़ आ रही है ना, इन सभी को आपस में जोड़ देना है, ठीक है, मतलब इन सब को जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद क्या वैल्यू आएगी, तब क्या आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, याद कर लीजिए। Sn = अगर nवां पद मतलब बोला है ना कि प्रथम 10 पदों का योग बताओ समांतर श्रेणी के, तो अगर आपको पता चल गई कि ये आपकी समांतर श्रेणी है, कुछ जा रही है ना, ये आपकी समांतर श्रेणी कुछ जा रही है, तो इसका 10 पदों का योग बताना है। तो भाई पहला पद ये है और ऐसे ऐसे बढ़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है Sn = क्या होगा, n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a + n-1, है ना, इंटू डी, बस ये इतना सा है। क्लियर है, क्लियर है, इसको याद कर लीजिए। और ये याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से याद होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी याद होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यानी अब ये मैंने लिखा क्या है कि अगर हमसे बोल दे, जैसे मान लीजिए आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, है ना, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, 3 7 11 15 ये लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं कहता हूँ इतनी ही बड़ी सीरीज़ है, सपोज मान लीजिए इतनी ही बड़ी सीरीज़ है, तो इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं, है ना। तो हमसे बोले कि बताइए इन्हीं चारों पदों का योग करके बताओ, योग करके बताओ। तो एक चीज़ समझिए, इसमें पहला पद क्या है, पहला पद तो 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, है ना। और कितने कितने के अंतर से हैं, कितने कितने के अंतर से हैं, 4 4 के अंतर से हैं, 4 4 के, है ना। तो d की वैल्यू क्या हो गई, जो डिफरेंस था 4, तो a और d तो मिल गया, ठीक है, a और d तो मिल गया। और कितने हैं पद, पद भी 4 हैं, तो n की वैल्यू भी 4 हो गई, n की वैल्यू भी 4 हो गई, है ना। अगर हमको केवल इतना ही निकालना है तो n की वैल्यू भी 4 हो गई। तो अब देखिए हमारा Sn क्या होगा, n/2 यानी 4/2, ठीक, प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, प्लस n-1 इंटू डी, कितने पद का निकालना है, 4 पद का, -1, और d कितना आया था हमारा, कितने कितने का अंतर था, 4 4 का अंतर था, तो यहाँ भी 4 ही आ गया, ठीक। ये तो अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 3 6 प्लस ये कितना हो गया, ये तो आपका 3 चौक 12 12 हो गया, तो 12 6 18 दूनी 36 36 आएगा आंसर। मतलब हमारा आंसर 36 आना चाहिए। मतलब कहने का क्या कि ये जो हमारा पद आया
3, 7, 11, 15 इनको जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। क्लियर? तो फॉर्मूले के हिसाब से तो 36 आना चाहिए। अब जोड़ के देख रहे हैं 36 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 36 आ रहा है, 36 आ रहा है कि नहीं, देखिए 3 और 7 10, 10 आया, और 10 11 21, और 21 15 36, देखिए 36 आ रहा है ना, 36 आ रहा है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? फॉर्मूला लिखा कि n/2 2a + n-1 × d। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको ध्यान ही रखनी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये चीज़ें अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में भी ये चीज़ें अपने आप आएंगी हमारे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एपी ही है, सबसे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, उसके बाद जीपी है, और एचपी एकदम ना के बराबर है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इसको पढ़ाने के बाद मैं समराइज़ कर दूंगा। अभी मैं आपको एपी पढ़ाया ना, अभी मैं जीपी जब पढ़ा लूँगा तो एपी और जीपी में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसको समराइज़ करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए आगे, गुणात्मक श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। एपी, अब जीपी। तो एपी में क्या हो रहा था? एपी में ये हो रहा था कि भाई कुछ कुछ नंबर जोड़ रहे थे, इसमें क्या होगा ना, गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला नंबर है, मान लीजिए पहला नंबर है 5 मान लीजिए। ठीक, तो अब दूसरा 10 है, अब तीसरा 20 है, चौथा 40 है, ऐसा ले लिए मान लीजिए। या फिर ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कुछ दूसरा लेता हूँ। मान लीजिए पहला नंबर 3 है सपोज। ठीक, तो दूसरा हो गया 6, फिर तीसरा हो गया 12, फिर ठीक है, फिर चौथा हो गया 24, फिर 48। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब आपको ये तो दिख गया कि भाई कुछ तो लिखा है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि भाई इसमें क्या किया है? 2 का गुणा किया है, इसमें क्या किया है? फिर 2 का गुणा किया है, इसमें क्या किया? 2 का गुणा किया। तो कहने का मतलब अब क्या कर रहा है? गुणा करता जा रहा है, गुणा करता जा रहा है। उस वाले में क्या कर रहा था? जोड़ रहा था, जोड़ या घटा रहा था, है ना। इसमें क्या करेंगे? गुणा या भाग करेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी, मतलब उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ती जाती है, उतना गुना, है ना। ठीक, तो जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है? अब इसमें अब कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको उसमें बता दिया था ना कि nवां टर्म और n पदों का योग, उसी तरीके से इसमें भी अगर बात करें तो भाई सीधी सी बात है, पहला पद क्या हो गया? ए की वैल्यू 3 हो गई, है ना। और यहाँ पे डी की बजाय आर लिखते हैं, मतलब कितने से गुणा कर रहे हैं। वहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे थे, यहाँ पे आर लिखेंगे कि भाई कितने से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 हो गई। अगर ये 2 के बजाय 5 से गुणा हो रहा था तो आर की वैल्यू 5 हो जाती, है ना, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे हमको जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमसे बोले nवां पद क्या होगा, तो nवां पद क्या होगा? ए आर की पावर n-1, बस खत्म बात, इतना होगा। nवां पद यही होगा, सीधी सी बात है। यानी अगर हमसे पहला पद पूछे तो n की जगह पे 1 रख देंगे, है ना। ठीक है, n की जगह पे 1 रख देंगे। दूसरा पद पूछे तो n की जगह पे 2 रख देंगे। तीसरा पद पूछे तो n की जगह पे 4 रख देंगे। अब देखिए, मतलब 3 रख दें। अब एक चीज़ देखिए, मैं आपको अगर एग्जांपल करके बताऊँ इसी सीरीज के माध्यम से, ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पाँचवा पद, है ना, ये पाँचवा पद। तो अगर हमको पाँचवा पद निकालना हो, मान लीजिए हमको 48 नहीं पता, सपोज हमको 48 नहीं पता, है ना, तो अगर पाँचवा पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? T5 करेंगे तो ए पहला पद तो पता ही है, तो पहला पद 3 है, और आर माने कितने कितने का गुणा कर रहे हैं, कितने का गुणा कर रहे हैं? 2 का, 2 की पावर। अब हमसे पूछा कौन सा पद है? पाँचवा पद पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 - 1 कर देंगे। ठीक है, 5 - 1 कर देंगे तो 3 × 2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो 3 × 2 की पावर 4 कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 को 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो देखिए 48 आया। तो यही तो 48 आया है हमारा, पाँचवा पद यही तो है ना। तो कहने का वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ों को दिमाग में रखना है ना। तो इसका मतलब ये चीज़ें हो गई। अगर छठा पद पूछता तो 6 - 1 कर देते, है ना, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 8वां पद पूछता तो यहाँ 8 - 1 कर देते। जितना पद पूछेगा उतना -1 कर देना है पावर में, बस। ए आर की पावर n-1। अब ये आर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने का गुणा हो रहा है। ठीक, तो 2 का गुणा हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया, है ना। 3 का गुणा हो रहा था तो 3 कर देता, 5 का गुणा हो रहा था तो 5 कर देता, है ना। क्लियर है? तो ये चीज़ें हो गई। अब ये तो हो गया nवां पद। अब इसी तरीके से हमसे अगर ये पूछे कि बताओ n पदों का योग क्या होगा, है ना, n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का योग क्या होगा बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, मिटा दूँ इसको। n पदों का योग क्या होगा? Sn, उसको दिखाएंगे Sn से। A
आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही होगा n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर मान लीजिए आपको MCQ में दे दे, है ना, कोई गुणोत्तर श्रेणी दे दे और ऐसे 4 ऑप्शन दे दे कि बताओ n पदों का योग क्या होगा, तो अगर आपको थोड़ा सा ये पता रहेगा तो आप इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, हम इधर उधर की बातें बर्डन नहीं डालेंगे दोस्तों अपने दिमाग में, सीधी सी बात है, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में अगर आपको याद नहीं रहेगा तो पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं कोई फ़ायदा नहीं है। तो केवल उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में हमारा काम बन जाए। अगर आपको ये नहीं भी पता रहेगा ना तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला एग्जाम में, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, और जो चीज़ें ज़रूरत की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इसमें हमको समझना है, जो हमारे एग्जाम में आएगा। वो क्या चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान समझिएगा इसी चीज़ में कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, एक सीरीज़ दे देगा हमें अनंत तक की। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया, 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/2 स्क्वायर है, फिर 1/2 क्यूब है। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है अनफाइनाइट तक। तो आपको क्या समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया ना कि हर बार जो है ना 2 से जो है वो कर रहा है, हर बार 2 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी 1/2 से गुणा कर रहा है। ये कह सकते हैं ना 1/2 से गुणा कर रहा है। भाई एक में 1/2 से गुणा किया तो ये हो गया, फिर इसमें 1/2 से गुणा किया तो 1/2 स्क्वायर हो गया, फिर इसमें 1/2 से गुणा किया तो 1/2 क्यूब हो गया। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या हो रहा है कि ये 2 से जो है वो डिवाइड करता जा रहा है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1/2 से गुणा होता जा रहा है सब में? कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ। सीधी सी बात है भाई, 1/2 में 1/2 का गुणा किया तो कितना आएगा, 1/2 स्क्वायर। अब इसमें 1/2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 1/2 का पावर क्यूब, मतलब 3, है ना, ऐसे हो रहा है। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा जो मैं इसको बता क्यों रहा हूँ कि अगर ये अनंत सीरीज़ है ना, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, यानी ये कहाँ तक जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, पूरा इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अगर बोले कि इसको आपस में जोड़ दो, सबको, इन सब को आपस में जोड़ दो, 1 को जोड़ दो, 1+2 को जोड़ दो, 1/4 को जोड़ दो, 1/8। भाई ये क्या है, ये यही सीरीज़ तो लिखी है, 1/2 + 1/4 + 1/8, अगला क्या आएगा 1/16, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसी को हमने क्या लिख दिया था, इसी को हमने लिख दिया 2 स्क्वायर 2 क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो इसका जो वैल्यू आता है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू आएगी समेसन SN से दिखाएंगे हम। ठीक है, SN, तो हाँ इसका वैल्यू क्या होता है, A/1 - R। बस ये इतना याद रखना है, बस A/1 - R। यानी A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है पहला पद, तो पहला पद है 1, तो A माने 1 अपॉन 1 - R, तो 1 - R। R क्या है, R है 1/2, कितने से गुणा करे थे 1/2 से, तो 1/1/2 हो गया, यानी 2। यानी अब एक चीज़ समझिए आप कि अगर हम इस सीरीज़ को जोड़ें 1 1/2 1/4 ऐसे ऐसे ये जो सीरीज़ आ रही है, अगर हम इसको अनंत तक जोड़ें तो इसका मान निकल के क्या आएगा, मान निकल के आएगा 2 के बराबर। बस इतनी सी बात है, 2 के बराबर आएगा। कैसे आया, A यानी 1/1 - R। R कितना था, ये जो 2 का गुणा हो रहा है 1/2 का, तो यही R था। क्लियर है, सही है, समझ में आया? मतलब ये अनंत तक की जो सीरीज, इसका सम कितना आया, 2 के बराबर आया। एक और एग्जांपल देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है, मान लीजिए, चलिए देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे है, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, हाँ बस आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये था 5, ठीक है, ये 5/3, ठीक, और 5/3 का स्क्वायर, ठीक, 5/3 का क्यूब, ऐसे ऐसे करते चले जा रहे हैं अनंत तक। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया? अब इसी का अगर हमको बोले SN बताओ, तो भाई सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, सबको आपस में जोड़ देना है, इन सबको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, SN क्या होता है फॉर्मूला, A/1 - R। ये फॉर्मूला कब लगेगा दोस्तों, ये हमेशा तब लगेगा जब इनफाइनाइट वाली सीरीज़ हो। सीधी सी बात है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, बाकी में नहीं लगेगा। और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो अगर बात करें A/1 - R, तो A की वैल्यू क्या हो गई, 5। भाई पहला पद हो गया। R क्या हो गया, कितने कितने का गुणा हो रहा है सब में, कितने कितने का गुणा हो रहा है, इसमें कितने गुणा हुआ, 1/3 का गुणा हुआ, भाई तभी तो नीचे 3 आया। इसमें क्या हुआ, फिर से 1/3 हुआ, तो फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया, फिर से 1/3 हुआ, है ना। तो यानी R की वैल्यू क्या हो गई, R की वैल्यू 1/3 हो गई, R की वैल्यू 1/3 हो गई। तो अब SN अगर हम निकालेंगे तो A/1 - R है, तो A/1 - R, R माने 1/3, है ना। तो
तो 5/2/3, तो कितना हो गया 15/2। यानी जो आपका ये जो सीरीज़ चल रहा है, ये अनंत तक वाली जो सीरीज़ चल रही है, इसका मान क्या आएगा निकल के, इसका मान निकल के आएगा 15/2। ठीक, 15/2 समझ में आया। ये जो 15/2 आपका निकल के आ रहा है, ये इसी का मान है पूरे का। ठीक, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, समझ में आया आपको। तो इतनी सी बात है, अब आप इसको याद कर लीजिए, है ना। और एक चीज़ और समझते हैं, आपको AP समझ में आ गया, है ना। आपको, अरे कहाँ जा रहा है ये मेरा, अरे 1 सेकंड, भाग गया ऊपर। देखिए, हाँ, तो AP समझ में आ गया, है ना। AP समझ में आ गया, AP समझ में आ गया। तो उसमें हमने क्या किया था, कुछ चीज़ें जो है जोड़ रहे थे, सेम डी वाला, कि सेम चीज़ जोड़ रहे थे, सेम चीज़ घटा रहे थे। GP मतलब जो गुणोत्तर श्रेणी, उसमें क्या है, कुछ चीज़ का या तो गुणा कर रहे थे या तो भाग कर रहे थे, मतलब, है ना, डिवाइड कर रहे थे। तो ये हो गया। अब HP क्या होता है ना, HP क्या बकवास है, कुछ नहीं, बस हमको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे प्रॉपर्टी रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। HP क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए एक चीज़ समझिए कि भाई क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा AP है ना, AP है ना। क्यों, क्योंकि 2 का अंतर आ रहा है सब में। क्लियर है। इसी का अगर उल्टा कर देंगे ना तो HP हो जाएगा 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, है ना, 1/11, ऐसे जो बढ़ रहा है। तो ये जो है ना, यही है हरात्मक श्रेणी, सीधी सी बात है। ठीक, यही है हमारा क्या, हरात्मक श्रेणी। क्लियर है। अब ये हरात्मक श्रेणी है। अब हमको समझना क्या है, हमको क्या समझना है, यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये मतलब ये क्या लिखा हूँ, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। यानी अगर हिंदी में बात करें, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, कुछ नहीं करना है। हमने एक सीरीज़ क्या पढ़ी, हमने एक सीरीज़ पढ़ी ये वाली, है ना, समांतर श्रेणी। तो इसमें एक समांतर माध्य निकलता है, ठीक। और एक सीरीज़ पढ़ी गुणोत्तर श्रेणी, तो इसमें क्या निकलेगा, गुणोत्तर माध्य निकलेगा, ठीक। और एक श्रेणी पढ़ी हरात्मक श्रेणी, तो इसमें क्या निकलेगा, हरात्मक माध्य, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये माध्य होता क्या है, माध्य मतलब बीच का टर्म। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई 2 नंबर है, हाँ, मान लीजिए, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए एक नंबर A है, एक नंबर B है। तो आप क्या करते हो, औसत निकालते हो ना, आप औसत निकालते हो ना। तो आपको आज एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप जब औसत निकालते हो तो औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो भाई कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, A और B, दोनों को जोड़ दिया और कुल कितने, बटे 2। तो आप यही करते हो औसत। तो ये जो आप निकालते हो ना, ये क्या होता है, ये आपका यही जो औसत आपने निकाला, जो सिंपल सा जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दिया, आप बचपन से करते आ रहे हो, इसी को बोलते हैं क्या, समांतर माध्य, यानी अरिथमेटिक मीन। जो मीन आप निकालते हो ना, मीन, अरिथमेटिक मीन है वो। तो यही वो वैल्यू है जो औसत निकाली, यही है आपका AM इसी को बोलते हैं, ठीक, क्लियर है। एक तरीका और होता है निकालने का, ये जो आपने निकाला है ना औसत, अब अगर इस तरीके से आपने निकाला तो वो हो गया आपका अरिथमेटिक मीन, है ना, समांतर माध्य। लेकिन कभी कभी आपका अगर मान लीजिए सीरीज़ गुणे वाली चल रही है ना, गुणा वाली चल रही है सीरीज़। गुणा वाली मतलब क्या, जैसे वो वाली बताया था मैं आपको कि इसमें कुछ का गुणा किया, फिर कुछ का गुणा किया, कुछ का गुणा किया, ऐसे वाली। तो उसमें अगर आप माध्य निकालोगे ना, तो क्या करोगे, एक नंबर A है, एक नंबर B है, दोनों का गुणा कर दिया और दोनों का अंडर रूट ले लिया, ठीक, दोनों का अंडर रूट ले लिया, क्लियर है, दोनों का अंडर रूट ले लिया। तो जब आप ये करोगे ना, तो जो निकल के आएगा नंबर, वो क्या होगा, वो आपका होगा ये जो A इंटू B अंडर रूट है। तो ये जो माध्य निकल के आया, ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या, गुणात्मक माध्य, क्लियर। ये कौन सा माध्य था, ये समांतर वाला था, क्लियर, सही है। तो बस यही है दोस्तों, इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, आपको ये समझ में आ गया ना कि A और B का समांतर माध्य क्या है, A + B/2, और A और B का गुणात्मक माध्य क्या है, अंडर रूट AB, ठीक। अब अगर इसी में बात करें, यहाँ पे तो समझा दूँ कि A और B ही नंबर है ना। अगर इसके हरात्मक माध्य की बात करें, HM हार्मोनिक मीन, है ना, तो ये क्या होता है,
2ab अपॉन a प्लस बी, यही होता है दोस्तों। ठीक, यही है, इसी को याद करना है। ठीक, क्लियर क्लियर। तो अब एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो कहने का मतलब जो हमको याद करना है, सीधी सी बात मैं लिख के दिखा दूं, तो हमने क्या निकाला, एक निकाला जीएम, ठीक, एक निकाला अरिथमेटिक मीन और एक निकाला जियोमेट्रिक मीन, क्या हार्मोनिक मीन। मतलब एक हमने निकाला समांतर माध्य, एक निकाला गुणोत्तर माध्य और एक निकाला हरात्मक माध्य। तो एक चीज़ तो ये याद करना है कि हमेशा जो हमारा समांतर माध्य है वो सबसे बड़ा होगा किन्हीं भी दो नंबर का। जैसे हम यहाँ पे ए बी की बात कर रहे हैं ना, तो ए और बी का अगर हम समांतर माध्य निकालेंगे वो सबसे बड़ा आएगा, उससे छोटा आएगा गुणोत्तर माध्य और सबसे छोटा आएगा क्या, हरात्मक माध्य। पहली चीज़ तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ सकता है और नहीं पूछेगा तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है ना, ये जब पता हो गया तो दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि इनमें आपस में संबंध क्या है। तो आपस में संबंध क्या है इनमें, जो हमारा गुणोत्तर माध्य होता है ना, गुणोत्तर माध्य, ये जो है, जो हमने समांतर माध्य किया और हरात्मक माध्य किया, यानी a प्लस बी बाई 2 किया इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी किया, यही तो है ना। तो ये क्या आएगा, gm के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक, क्लियर है। सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्या, समांतर माध्य है ना, समांतर वाला, और ये क्या है हमारा हरात्मक वाला, हरात्मक माध्य HM। तो समांतर माध्य क्या था, a प्लस बी बाई 2, ये जो लिखा है ना, दिख रहा है, ये a प्लस बी बाई 2, ये क्या है, समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य हमारा ये हो गया। अब जो हरात्मक माध्य है वो क्या है, 2ab बाई 2, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करिए। तो ये a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, 2 से 2 कट गया, a बी आया, सॉल्व करने पे a बी आया। तो हमारा जो गुणोत्तर माध्य था, गुणोत्तर माध्य क्या था, रूट ए बी था, रूट ए बी था। तो इसी का तो मैंने स्क्वायर किया है ना, देखिए दिख रहा है ना, ये जो हरात्मक गुणोत्तर माध्य है इसी का तो हमने स्क्वायर किया। तो गुणोत्तर माध्य हमारा क्या होता था, रूट ए बी, उसी का स्क्वायर कर दिया। तो जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो ए बी आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात क्या है जो हम समझाना चाह रहे हैं। अब समझाना जो चाह रहे हैं, अब वो देखिए, जो है ना, जो मुद्दे की बात है जो हमको याद करना है। अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, एक बार समराइज़ कर देता हूँ, है ना, कहाँ पे करूँ, चलिए यहाँ कर देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब आपको ध्यान समझिएगा। ठीक है, जो याद करने वाली पूरे लेक्चर का जो सार है। ठीक, AM, ठीक है, पहली चीज़ क्या है, अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी की, ठीक, तो क्या बात करना है हमको जो है n वां पद निकालना है, Tn। तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये याद करना है। ठीक, दूसरा क्या, जो n पदों का योग था वो हमको निकालना हो, तो वो क्या होगा, 2a प्लस, है ना, Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये चीज़ याद कर लिए। अब बात करते, ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, AP में, है ना। अब GP की बात करें, यानी गुणोत्तर श्रेणी की, कौन सी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो अब इसकी बात करें तो इसमें हमको क्या करना है, Tn nवां पद निकालना है। तो कैसे निकलेगा nवां पद, कलम चेंज कर देता हूँ, nवां पद a r की पावर n माइनस 1। ठीक, Sn का मैंने बोला था, तो उसको मैंने बोला था कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट वाला याद करने की जरूरत है। तो इनफाइनाइट वाले में क्या था, Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, ये क्लियर, समझ में आया। अब बात करते हैं जो हमने जो समझा है, AM, GM और HM, ये ठीक है, HM। तो हमने क्या पढ़ा, अब आपको समराइज कर दे रहा हूँ तो ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो अरिथमेटिक मीन हमने क्या पढ़ा, अगर 2 नंबर का है तो a प्लस बी बाई 2 ये, और जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, मतलब गुणोत्तर माध्य, उन्हीं दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, a और b को गुणा किया उसी का अंडर रूट ले लिया। और इसी का हरात्मक माध्य क्या था, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक, क्लियर, ये चीज़ समझ में आया। अब एक चीज़ और हमने क्या समझा, ये हमको समझ में आ गया। तो हमने ये समझा कि हमेशा 2 नंबरों का अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा जियोमेट्रिक से, और जियोमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक से। ठीक, तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। और क्या समझ में आया, जब हमको ये पता चल गया कि उसका समांतर माध्य ये है, गुणोत्तर माध्य ये है, हरात्मक माध्य ये है, तो हमने ये देखा था क्या कि भाई जो हमारा गुणोत्तर माध्य है ना, वो
समांतर माध्य और हरात्मक माध्य, इन दोनों का गुणा करने पे जो आएगा वैल्यू, उसी का अंडर रूट ले लेंगे, उसी का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक, उसी का अंडर रूट ले लेंगे तो गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्लियर? या तो ऐसे लिख दीजिए या तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि भाई गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर कर दिया, जब रूट उधर जाएगा तो, है ना, एक ही बात है कि नहीं? देखिए दोनों चीज़ एक ही बात है ना भाई। या तो हम जीएम को अंडर रूट के फॉर्म में लिख दें, या तो अंडर रूट हटा के इसको इधर स्क्वायर कर दिया, तो इस तरीके से लिख दें कि अरिथमेटिक मीन और जो हार्मोनिक मीन है यानी समांतर माध्य गुणात्मक माध्य है, इनको गुणा किया तो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का गुणा जब कर देंगे तो गुणोत्तर माध्य आ जाएगा, उसी का स्क्वायर कर दिया। क्लियर? बस इतनी सी बात याद करनी थी, कोई डाउट है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। क्या है समझिएगा। बोला क्या है कि S1 दिया है हमें, है ना, S1 दिया है, S1 दिया है 1 के बराबर, S2 दिया है 2 और 3, S3 क्या है 4 5 6, फिर S4 7 8 9 10, S5 11 12 13 14 15। तो एक चीज़ समझ रहे हैं आप कि जैसे जैसे हमारा नंबर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं, उसके आगे ही कहीं चल रहा है। तो S100 में बोला है कि बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब एक चीज़ समझिए, अगर आपको सीरीज समझ में आ गई तो एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या है। मैं लिख देता हूँ तब समझाता हूँ कि S1 की बात किया तो 1 आया, है ना। S2 की बात किया तो क्या, अब 1 छोड़ दिया 2 3 आया। S4 की बात किया, जब S4 की माफ़ कीजिएगा फिर समझ लिखता हूँ, है ना भाई। S1 था तो 1 था, S2 था तो क्या था 2 और 3 था, अब S3 S4, है ना, ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। तो जब S3 किया तो क्या, यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 है, तो यहाँ 4 5 6 है, फिर यहाँ 7 8 9 10 है ना। यानी अब आगे अगला क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यानी आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या कि एक S1 है तो 1 डिजिट है, S2 है तो 2 डिजिट है, 3 है तो 3 डिजिट है, 4 है तो 4 डिजिट है। ठीक, अब वो डिजिट भी कैसे है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ना होकर 2 3 है, अब यहाँ 2 3 है तो 4 5 6 है, 3 डिजिट लेना है तो 4 5 6 लेगा। अब इसमें 4 डिजिट लेना है तो 6 के बाद क्या आया 7 8 9 10, है ना। अब इसमें अगला क्या लेंगे भाई, अगर S5 की बात करें, S5 की बात करें तो 5 में क्या लेंगे, 5 डिजिट लेंगे। पहली चीज़ तो ये 5 डिजिट में कौन से लेंगे, अगर ये 11 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ क्या 10 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ क्या लेंगे 11 12 13 14 15, यही लेंगे। तो देखिए यही लिया है ना हमने, 11 12 13 14 15। तो इसका मतलब अगला क्या होगा 16 17 18 19 20 21 तक जाएगा, क्योंकि 6 डिजिट लेना है। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब जब ऐसे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कर क्या रहे हैं हम, हमसे बोला क्या है कि बताओ जो S100 है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, S100। तो अब S100 की बात कर दिया तो यार मज़े की बात क्या, कैसे करें, हमको सोचना कैसे है। अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो सोचूंगा कैसे मैं, तो सीधी सी बात है, एक चीज़ समझिए, है ना, कैसे करेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 3 है, तो इसका मतलब पहली डिजिट को छोड़ के दूसरी तीसरी ले लिया। अब यहाँ पे अगर 3 डिजिट है तो पहली लिया और फिर 2 लिया और फिर तीसरी लिया। मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये है 1, अब ये क्या है, ये तो हो ही गया। अब इसमें 2 डिजिट था तो इसमें क्या किया, इसने पहली प्लस दूसरी डिजिट ले लिया, यानी 3 डिजिट को छोड़ दिया शुरू का, फिर बाकी की 3 डिजिट ले लिया। ठीक, क्लियर है ना, क्लियर। अब इसमें क्या किया, इसने पहली डिजिट तो छोड़ा ही छोड़ा, फिर बाकी के 2 डिजिट छोड़ दिया, उसकी 3 डिजिट छोड़ दिया, है ना, इतनी डिजिट तो छोड़ दिया, फिर आगे की 4 डिजिट ले लिया। तो कितनी डिजिट छोड़ा इसने, इसने कितनी डिजिट छोड़ा, इतना इतना इतना, यानी 6 डिजिट छोड़ दिया, है ना, 6 डिजिट छोड़ दिया। तभी तो 6 छोड़ा, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ। तभी तो इसने अगर 6 छोड़ा तो 7 से शुरू किया, तो 7 8 9 10 4 डिजिट ले लिया, है ना। अब इसने कितनी डिजिट छोड़ी थी, 3 डिजिट छोड़ी थी। तो भाई एक ये और 2 इसमें, एक इसमें 2 इसमें, 3 छोड़ दिया। तो 3 छोड़ा तो चौथे शुरू कर दिया, 4 5 6 शुरू कर दिया। तो जब 4 5 6 शुरू किया तो ऐसे। अब इसी तरीके से आगे जब बढ़ते जाएंगे, जब हम अब बात करें S5 की, S5 का समझिए। तो जब 5 वाला है तो 5 वाला कितना छोड़ा होगा भाई, 5 वाला क्या, पहले का 4 छोड़ा होगा, फिर 3 छोड़ा होगा, फिर 2 छोड़ा होगा, फिर 1 छोड़ा होगा, इतना छोड़ दिया होगा, है ना। तो इतना जब छोड़ा होगा तो कितना हुआ होगा, 4 3 7 2 9 1 10, मतलब 10 डिजिट तो छोड़ दिया होगा। इसका मतलब अगली डिजिट क्या होगी 11 11 12 13, ऐसे करके कहाँ तक जाना 5 तक। तो 13 14 और 15, ये देखिए आ रहा है ना। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, कहने को तो समझ में आ रहा है कि देखिए S5 की वैल्यू मैंने देखिए लिखा हुआ 5 है,
तो इसने क्या छोड़ दिया, 4 छोड़ा होगा, 3 छोड़ा होगा, 2 छोड़ा होगा, 1 छोड़ा होगा, यानी टोटल 10 छोड़ दिया। तो जब 10 छोड़ दिया तो 11 शुरू कर दिया, तो 11, 12, 13, 14, 15, 5 तक क्यों ले गए, क्योंकि 5 पूछा है। ठीक, तो अब इसी तरीके से अब बात बताइए आप, इतना समझ में आ गया ना। अब इसी तरीके से बताइए कि हमसे S100 पूछा है, S100 पूछा है, तो कौन कौन सा छोड़ेगा। मिटा दिया, गलती किया क्या, अच्छा रुकिए फिर से ले आ देता हूँ, मेरे पास ये सुविधा है। हाँ देखिए, अब हमसे क्या पूछा है, S100 पूछा है ना, S100, S100। तो अब S100 है, तो इसका मतलब हमको ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें कितनी डिजिट होगी, 100 डिजिट होगी, 100 डिजिट होगी पूरी, है ना। तो बोला क्या है क्वेश्चन में कि S100 में सबसे बड़ी वाली डिजिट बताओ, तो सबसे छोटी ये होगी, सबसे बड़ी ये होगी, तो यही हमको बताना है, ये वाली बतानी है हमको, ठीक, जो सबसे लास्ट में आएगी। तो अब एक चीज़ बताइए कि इसने छोड़ा कितना डिजिट होगा। भाई 100 है तो पहले की 99 छोड़ दिया होगा, फिर 98 छोड़ दिया होगा, फिर 97 छोड़ दिया होगा, है ना भाई। उसके पहले वाले में 99 अंक आ रहे होंगे, उसके पहले वाले में 98, सब छोड़ता जा रहा होगा। तो ऐसे ऐसे क्या, 3, 2, 1, मतलब इतना इसने छोड़ दिया। तो इसी को हमको क्या करना है, जोड़ना है, इसी को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने क्या पढ़ रखा था, SN बराबर n+1/2 पढ़ा है नंबर सिस्टम में, भाई वही तो लिखा है, समझ में आया कि नहीं, ध्यान आया। 1, 2, 3, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 है ना, SN, यही तो होता था। तो कितने नंबर छोड़ दिए उसने, इन्हीं सबको जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। इसमें हमने क्या किया था, इसमें 1, 2, 3 को जोड़ा, इसमें क्या किया, इनमें इन पूरे को जोड़ा, दिख रहा है ना भाई। इसमें हमने इनको जोड़ दिया, इसमें हमने इनको पूरा को जोड़ा, 10 आया। तो उसी तरीके से जब 100 की बात कर रहे हैं तो इन पूरे को जोड़ेंगे, जब पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए। जब पूरे को जोड़ेंगे तो n की वैल्यू क्या है, 99, और 99 गुणे +1 यानी 100/2, तो 99 गुणे 50, यही होगा। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, ये तो हो गया आपका लास्ट वाला डिजिट, मतलब इतना डिजिट इसने छोड़ दिया, ठीक है, इतना डिजिट इसने छोड़ दिया। तो ये कितना हो गया, 99 गुणे 50 कर लेते हैं, 9 0 9 5 45 का 5 हासिल लगा, 4 5 9 45 5 9 45 46 27 49, इतना हो गया, ठीक, इतना हो गया। तो ये कौन सा डिजिट हो गया, ये हो गया जितना इसने छोड़ दिया था। मतलब अगर S99 की बात करें, S99 की बात करें तो उसमें जो लास्ट डिजिट रहेगी वो 49 50 रहेगी, यही रहेगी, समझ में आ रहा है ना। तभी तो यहाँ पे हम अगली डिजिट लिखेंगे 49 51, क्योंकि इतना तो इसने छोड़ दिया है ना, इतना तो इसने छोड़ दिया है पूरा, ठीक है। तो 49 51 से शुरू हुआ और है कहाँ तक, 100 तक। तो जब ये यहाँ तक जाएगा आगे, है ना, तो ऐसे फिर क्या आएगा, 49 52, ऐसे करके 100 तक जाना है। तो ये कहाँ पे आएगा, 50 50 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 50 50 तक। तो हमारा ऑप्शन में है क्या, 50 50, देखिए ये है ऑप्शन में, दिख रहा है ना, ये 50 50, क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे करना है। चूंकि मैं बताने में मुझे इतना समय लग गया, लेकिन आपको करने में इतना समय नहीं लगेगा, है ना। आपको दिख रहा होगा कि आपको करना क्या था, आपको बस ये समझना था कि इसमें कितने नंबर आएंगे और इसका जो सबसे बड़ी संख्या है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले की सारी संख्याएं निकाल लेंगे। तो पहले की सारी संख्याएं निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने भाई देख लिया कि 99 फिर 98 फिर ऐसे ऐसे करके नंबर जुड़ रहे थे, तो इन पूरे को जोड़ लिया। तो जितना नंबर आया उसी का अगला नंबर इसमें होगा, तो उसी से आगे 100 तक हम लोग ले लेंगे, है ना, क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 2019 का यूपीएससी का, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, है ना। सीरीज़ कह सकते हैं इसको, मैंने यहाँ पे इसलिए घुसेड़ दिया क्योंकि इसमें सीरीज़ का फॉलो हो रहा है। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये सीरीज़ नहीं भी आती रहेगी ना तो भी आप कर ही लोगे, है ना। जैसे क्या है, अब आपको मैं दिखाऊँ, इसमें एक है 4, ठीक है, 4 16 36 64, ठीक, और क्या है 196 144 100। अब सीधी सी बात है, हमको करना है कि इसमें x की मान बताना है। तो हमको बस हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ गुणा भाग दिमाग में कुछ ना कुछ लगाते रहना है कि या तो इसमें ऐसे ऐसे कुछ बन जाए, है ना, ऐसे ऐसे, या फिर इसका इसमें ऐसे ऐसे बन जाए, है ना, या फिर इनका कुछ ऐसे ऐसे बन जाए, है ना, या फिर कभी कभी क्या होता है 2 2 छोड़ के बनाता है, कभी कभी क्या होता है ऐसे बनाएगा कि भाई इसका इसमें फिर इसका इसमें और फिर जो भी आए उसी तरीके से, इसका इसमें फिर इसका इसमें फिर जो भी आए, है ना, फिर उसी तरीके से इसका इसमें फिर इसका इसमें। तो कहने को मतलब किसी भी तरीके से बने, बनने से मतलब है, सीधी सी बात है ना। चाहे लगातार बन जाए ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे एक एक छोड़ के बन जाए और चाहे 2 2 छोड़ के बने,
क्लियर है? तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि भाई क्या बनेगा। तो हमको ये समझ में आ रहा है, मैं जो आपको बार बार बोलता हूँ कि पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, 1 से लेकर 20 तक का ही कम से कम याद कर लो आप लोग। तो उसके लिए क्यों बोलता हूँ? ताकि हमको चीज़ें दिखने लगें, तुरंत दिखें। तो अब जब दिखेंगी तभी तो आप करोगे। तो अब आपको ये दिख रहा होगा, अगर आपको पूरा स्क्वायर याद होता तो आपको ये समझ में आ जाता कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, स्क्वायर ही लिखा है हर एक किसी न किसी चीज़ का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। ठीक, ये किसका स्क्वायर है बताइए? ये किसका स्क्वायर है? ये है आपका दोस्तों 10 दाम 100, 14 का स्क्वायर है। ये है 4 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो यानी सबका स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? सबका स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं यहीं पे लिख दूँ, ये किसका है? 2 का। ये किसका है? 14 का। ये किसका है? 4 का। ये किसका है? 12 का। ये 6 का और ये 10 का। ये सभी का स्क्वायर ही तो है। ये सभी का स्क्वायर ही तो है। और ये किसका है? 8 का। क्लियर है? तो अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आया भाई? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। अब आपको पैटर्न समझ में आने लगा है ना? तो अब आगे क्या आएगा? 10 का स्क्वायर आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? उसी तरीके से अब अगर इसकी बात करें, ये 14 है, ये 12 है, ये 10 है, तो अगला क्या आएगा? 8। सीधी सी बात है, क्या है? 2 का अंतर हो रहा है ना, तो अगला 8 आएगा। तो 8 का स्क्वायर। तो यहीं पे तो पूछा है, ये x की जगह पे 8 का स्क्वायर आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? देखिए तुरंत आ गया ना आंसर। आंसर हमारा 8 का स्क्वायर यानी 64। 8 का स्क्वायर यानी 64। तो यही 64 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ भी 64 है और यहाँ भी 64 है, लेकिन बात क्या है? ये वाला 64 आ रहा है इस वाले सीरीज से, है ना, और जो नीचे वाला जो दूसरा वाला 64 है वो आ रहा है इस वाली सीरीज से। ठीक, क्लियर? तो आ 64 ही रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64, जिसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कि कोई भी आदमी यहाँ 64 क्यों मारेगा भाई, जब 64 खुद ही है। तो अगर तुक्का भी, अगर जो लोग तुक्का मारते हैं ना वो गलत कर देंगे इसमें, क्योंकि 64 होएगा ही नहीं। उनको लगेगा भाई 64 है खुद ही, उसी सीरीज में दूसरा नंबर अगला जस्ट इमीडिएट नंबर 64 कैसे हो सकता है ना? तो तुक्का वालों का तो इसमें पूरा बंटाधार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सीरीज पता है तो आप तुरंत कर लोगे, है ना? अब देखिए और एक चीज़ क्या है, ये मैं क्या लिखा हूँ, एक क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का मेरा एक उद्देश्य है कि मैं एक आपको क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और वो यूपीएससी क्वेश्चन है, वो है ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, देखिए ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। शायद याद नहीं आ रहा मुझे किस ईयर का है, बट अभी मैं करा रहा हूँ, है ना? ध्यान सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ कि क्या है। आप लोग जैसे मान लीजिए कभी स्कूल में रहे होंगे, तो ध्यान समझिएगा। आप लोग स्कूल में रहे होंगे तो आपकी क्लास में जो है ना टॉपर लोग थे। भाई कितने लोग हुए क्या नहीं पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन 7 लोग थे जो टॉप किए। ठीक, 7 लोग टॉप किए। ठीक, ये चीज़ समझ में आया? 7 लोग टॉप किए आपके स्कूल में, क्लास में। अब उसमें जब 7 लोग टॉप किए तो 700 रुपया क्या है ना, प्राइस मनी है। ये क्या है? प्राइस मनी है भाई। जो सबको कुछ ना कुछ मिलता है टॉप करने पे, कुछ ना कुछ उपहार। तो भाई 700 रुपया था, उसको कितने लोगों में बांटना था? 7 रुपये में, 7 लोगों में। अब 7 लोगों में इस तरीके से बांटना है ना कि जो सबसे ज़्यादा पाया है, मान लीजिए कोई सबसे ज़्यादा पाया है कुछ रुपया, तो उससे जो दूसरा वाला आदमी ना, हर दूसरा आदमी 20 रुपया कम पाए, है ना? अगर भाई समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? यानी अगर मान लीजिए कोई आदमी पहले पोजीशन पे आ गया, कोई लड़का पहले पोजीशन पे है, कोई लड़का लड़की, ठीक, अगर ये पहले पोजीशन पे है तो इससे 20 रुपया कम वाला जो दूसरा पाएगा, इससे 20 रुपया कम तीसरा पाएगा, ऐसे ऐसे करके 7 लोग पाएंगे। ठीक है, 7 लोग पाएंगे। ठीक है, 7 लोग पाएंगे। तो आपको ये बताना है कि बताओ सबसे कम जो है किसको मिला था, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको कि भाई सबसे कम रुपया किसको मिला था। या तो सबसे कम बता दीजिए या तो सबसे ज़्यादा प्राइज मनी बता दीजिए, तो दोनों ही चीज़ आप बता लोगे, है ना? तो देखिए कैसे करेंगे, अब दोनों ही चीज़ बता लोगे आप। तो हम मान लेते हैं, हम कम वाले शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं भाई सबसे कम इसको मिला था, सपोज उल्टा चलते हैं, है ना? इजी होगा करने में, इसलिए उल्टा चल रहा हूँ। तो भाई मान लीजिए सबसे कम इसको मिला, है ना? अब इसको सबसे कम मिला, अब इससे ज़्यादा किसको मिलेगा? 20 रुपया जोड़ दो तो भाई इसको मिल जाएगा। फिर इससे ज़्यादा क्या, इसमें 20 रुपया जोड़ दो तो इसको मिल जाएगा, है ना? तो ऐसे ऐसे करके क्या 7 लोग हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये करूँ कि सबसे कम वाले को मान लीजिए मिला था ए रुपया, कितना रुपया? ए रुपया प्राइज मनी मिला था। तो उसके आगे वाले को कितने मिलेगा? ए प्लस 20 मिलेगा। ठीक, उसके आगे वाले को क्या मिलेगा? ए प्लस 20 तो था ही, प्लस 20 और हो जाएगा, है ना भाई? इससे 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है ना, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा?
यानी A+40 हो गया। ये क्या हो गया, A+40 हो गया। फिर क्या हो गया, A+60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 7 लोग तक जाएंगे, 7 लोग तक जाएंगे। सीधी सी बात है, 7 लोग तक जाएंगे, है ना? तो अब इसको 2 अप्रोच होता है दोस्तों। चूंकि यहाँ पे लोग 7 हैं तो आप कर ले जा रहे हो, अगर लोग बहुत ज़्यादा होते तब कैसे करते, है ना? तो देखिए, हम एक अप्रोच लेते हैं, क्या भाई, सीधी सी बात है, हमको ये पता चल गया कि भाई 7 लोग हैं, तो ए कितनी बार आएगा, ए कितनी बार आएगा, ए कितनी बार आएगा, ए आएगा 7 बार आएगा, 1 2 3 ऐसे करके 7 बार आएगा, तो 7 टाइम्स तो ए आ गया। ए माने क्या, सबसे कम वाले को जितना मिला था, है ना? फिर अब क्या करेंगे, 20 जोड़ा इसमें, फिर अगले वाले में क्या जोड़ा, 40 जोड़ा, फिर अगले वाले में क्या जोड़ा, 60 जोड़ा, ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे जोड़ते जा रहे हैं सब में। तो जो लास्ट वाला रहेगा, मतलब ये जो 7वां आदमी रहेगा, इसको कितना मिलेगा, ऐसे से 20-20 जुड़ता जाएगा ना, सब में 20-20 जुड़ता जाएगा, है ना? तो इसको कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, 120 जुड़ जाएगा, क्योंकि 6 ही लोग के बराबर तो जुड़ेगा, है ना? 7वां तो खुद ही है, 7वां तो खुद ही है ना? सही है ना? क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये बात हो गई दोस्तों। तो यही पैसा है, समझ में आ गया? तो यही पैसा कितने के बराबर है, यही पैसा हमारा 700 रुपये के बराबर है, यही पैसा हमारा 700 रुपये के बराबर है ना? क्लियर है? ये पैसा हमारा किसके बराबर है, 700 रुपये के बराबर है। तो जब ये 700 रुपये के बराबर हो गया, अब इसी को हम जोड़ के निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, अब आपको अगर भूमिका तैयार हो गई होगी तो एक बार फिर से समझिए, क्या कि भाई मान लीजिए मैंने क्या बोला कि भाई सबसे कम वाला जो है ना, ए रुपया उसको मिला, मान लीजिए प्राइज़ मनी, तो दूसरे को कितना मिलेगा, A+20 मिलेगा, तीसरे को क्या मिलेगा, A+40 मिलेगा, क्योंकि हर एक को 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। फिर उसके बाद अगले को क्या मिलेगा, A+60 मिलेगा, क्योंकि इससे 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है ना? ऐसे सब कुछ ज़्यादा मिलता जा रहा है। फिर A+80, है ना? कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, अभी 2 लोग और बचे हैं। तो अगले वाले को कितना मिलेगा, A+100, है ना, क्योंकि +20 हो रहा है। और फिर अगले वाले को क्या मिलेगा, A+120, यानी +20 ये भी हो गए। तो कितने लोगों के 7 लोग हो गए, 7 लोग हो गए हमारे। अब इन्हीं को अगर हम आपस में जोड़ दें, तो यही तो प्राइस मनी है भाई, सबको इतना रुपये मिल रहा है, इन्हीं को आपस में हमने जोड़ दिया, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 700 रुपये के बराबर आ जाएगा। भाई टोटल प्राइस मनी हमारी कितनी है, 700 रुपये है, 700 रुपये के 7 लोगों में डिवाइड कर दिया। तो अब इसी को जब हम सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, ये तो हो गया 700 रुपया, है ना? ए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ए आ गया। ठीक, प्लस अब क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे जो अगला वाला है, 20 + 40 + 60 प्लस ऐसे करके 120। ठीक, 6 तक गए, 120। ये समझ में आया आपको, है ना? ये समझ में आया? तो यही दोस्तों है मेन चीज़, यही हमको करना है। तो एक चीज़ समझिए, अब आगे हम करेंगे क्या, मैं चाहूँ तो इसको पूरा जोड़ दूँ, है ना? मैं चाहूँ तो 20 40 60 80 और 100 और फिर 120, ये पूरा 6 को जोड़ दूँ। एक तो अप्रोच मेरे पास ये है ना? इन 6 को जोड़ दूँ। पहले एक अप्रोच से इससे कर लेते हैं, इन 6 को जोड़ देता हूँ। जब इन 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, जोड़ के देखिए, 60 40 100 100 200 300 420 आया, मतलब 700 = 7A + 420 रुपये आया। तो ठीक है, तो जब 420 इधर जाएगा माइनस कर देंगे तो 7A की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसी को सॉल्व करना है कहने का मतलब। तो जब इसकी वैल्यू करना है तो ये आएगा हमारा 7A = 700 - 420, है ना? ये आ गया। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 7, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 700 में से 420 घटा दीजिए, तो 700 में से 420 घटाएंगे तो क्या आएगा, 300, 280 आएगा, 280/7, 280/7 यानी 7 चौक 28, 40 रुपया, 40 रुपया। यानी जो सबसे कम वाला था उसको कितना रुपये मिला, 40 रुपये मिला। ठीक, इसको मिला 40, इसको क्या मिला 60, इसको क्या मिला 80, इसको क्या मिला 100 रुपया, इसको 120, इसको 140, इसको 160। ठीक, यानी सबसे कम वाले को कितना रुपये मिला, 40 रुपये मिला। सबसे कम वाले ज़्यादा वाले को कितना मिला, 160 मिला। प्राइस मनी हो गया, और सारे प्राइस मनी को जोड़ देंगे तो 700 रुपये के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया, है ना? ये समझ में आया। तो अब मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये कब था, जब 7 लोग थे। तो 7 लोग थे तो आपने क्या किया, 20 40 60 100 और 120 ये आपने जोड़ लिया अलग अलग करके, है ना?
इसको आपने अलग अलग जोड़ लिया। तो जब आपने अलग अलग जोड़ लिया तो भाई आपको दिख गया कि आपका कितना आया, ये आपका आ गया 420 रुपये आ गया, 420 रुपये आ गया। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा लोग होते तो आप कैसे जोड़ते, है ना, तब आप कैसे जोड़ते, तब आप सीधी सी बात है किस तरीके से जोड़ते, SN करते, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये करते आप, याद रखिए। इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बताया ही हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कितने नंबर हैं यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक, n की वैल्यू क्या हो गई 6/2, ठीक। और 2a, तो a क्या होता है, a होता है पहला पद, तो पहला पद माने 20, तो a की वैल्यू क्या हो गई 20, ठीक। तो a की वैल्यू क्या हो गई 20, तो 2 × 20 प्लस n-1 इंटू डी, तो 6-1 है ना, 6-1। और d कितना है, कितने कितने का अंतर आ रहा है बताइए, कितने कितने का अंतर आ रहा है, सब में 20-20 का अंतर आ रहा है, सब में 20-20 का अंतर आ रहा है। ये तो d है, d क्या था हमारा, कितने का अंतर आ रहा है, तो 20 सब में 20 का अंतर आ रहा है, तो d क्या हो गया हमारा 20। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब यहीं कर लीजिए सॉल्व भाई, क्लियर है ना। तो अब ये क्या हो गया 6/2 यानी 3, और ब्रैकेट में 40 प्लस ये कितना हो गया 6 - 1 5, 5 दूनी 10, 100 यानी 3 × 140, तो 100 में 143, 480 रुपये आ गया। नहीं 14×42, 420 रुपया, हाँ 14×42, गुड़ा ही गलत हो गया, तो ठीक है 420 रुपये आ गए। तो देखिए यहाँ से भी आया कि नहीं 420। अब हम कहते हैं 7 के बजाय 70 लड़के होते, अगर बताइए 7 के बजाय 70 कर देता तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सीधी सी बात है ना, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 100 लड़का कर दे, 1000 लड़का कर दे, कितना भी कर दे। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 15 लड़के होते, मान लीजिए 15 लड़के होते, तो अब 15 निकालने तो ना बैठते, है ना, 15 लड़के तो क्या करते, 15 निकालने तो ना बैठते, तो 15 लड़के तो क्या करते 7 की जगह पर 15 कर देते, ये हो गया आपका 15a। और यहाँ पे क्या करते, तो जब 15a हो गया ये 15, तो ये कितना बचता 14 बचता भाई। जब 7 में ये कितना है 6 है, तो 15 में कितना बचता 14, तो जब 14 बचता तो n की जगह पे 14 कर देते, तो यहाँ 14 कर देते। a की जगह पे 20 है तो 20 तो रहता ही, n की जगह पे यहाँ पे 14 हो जाता, तो 14 - 1 13 हो जाता, है ना। उसी तरीके से d की वैल्यू 20, तो जितना होता आप उतना कर देते, बस आपका n का वैल्यू बदलता, बस सीधी सी बात है, और कुछ ना बदलता, है ना। तो यही फ़ायदा होता है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा क्या समझ में आ गया, हमको ये समझ में आ गया कि भाई 420, अब यहाँ से 420 रुपये निकल के आ गया, तो जब 420 निकल के आ गया तो उसको भाई हमने आगे सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से जैसे पहले किया था, है ना। कुल मिला के हमारा मेन मुद्दा क्या था, मोटो क्या था, वो था इनका मान निकालना, ठीक, इनका मान निकालना। क्लियर है। तो यही मेन होता है, अगर ये निकल गया तो काम बन जाएगा हमारा। फिर तो आप डिवाइड कर लोगे, सबसे कम रुपया कौन पाया, सबसे ज़्यादा कौन रुपया पाया, तो बात की बात है ना। क्लियर है। तो देखिए ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, अब इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आज का आपका यही एक होमवर्क है सिंगल सा। इस होमवर्क में है क्या, देखिए बहुत छोटी सी बात है, ये यूपीएससी 2011 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहता तो इसको कराता, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है उससे कीजिए। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अपना दिमाग लगा के बनाइए, है ना। जैसे कुछ एक व्यवहारिक बोलचाल की भाषा होती है ना, व्यवहारिक गणित जिसको बोलते हैं, उस तरीके से बनाइए, कैसे भी बनाइए, बस बना के आंसर इसका पुट कीजिएगा, है ना। और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा इसको। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि किसी निर्माण कार्य की संविदा में एक निर्धारित तिथि के परे कार्य समापन में देरी के लिए दंड का विनिर्देश दिया गया है, ठीक है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है, मतलब क्या बोला क्वेश्चन समझ में आया, कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, एक तो इतनी हिंदी कठिन लिख देता है, लिख रहा है कि किसी कार्य के संविदा में एक निर्धारित तिथि के परे कार्य समापन देरी के लिए दंड का विनिर्देश किया गया। यानी काम जब हो रहा है ना, तो अगर उसको लेट से करेंगे तो कुछ ना कुछ फाइन देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दंड देना पड़ेगा। तो वो इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया अगर एक दिन लेट हुआ, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, मतलब जय दिन लेट होता जाएगा वह दिन फाइन बढ़ता जाएगा। अगर एक दिन लेट किए तो 200 रुपये फाइन देंगे, अगर 2 दिन लेट किए तो 200 तो पहले दिन का था, अगले दिन का 250 है, ठीक है। 3 दिन लेट किए तो 200 250 तो था ही, अगले दिन 300 देना पड़ेगा।
तो कहने का मतलब प्रत्येक प्रतिवर्ती दिन के लिए देखिए लिख भी रहा है कि 50 रुपये अधिक दे रहा है। ठीक, तो यदि कार्य समाप्त होने में 10 दिन अधिक लग जाता है, 10 दिन इसको अधिक लग जाता है, सोचिए तो ठेकेदार को कितना दंड अदा करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, यूकेपीएससी का है 2012 का, श्रेणी दी हुई है। तो बोल रहा है क्या, श्रेणी में कौन सा पद 1280 होगा, मतलब इसमें कहीं 1280 आएगा, कहने का मतलब ये। तो 1280 कौन सा पद है ये बताना है। तो कितना इजी हो गया, कैसे इजी हो गया समझ में आया? जो लोग देख लिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा। देखिए भाई क्या है, ये कौन सी श्रेणी लिखी हुई है, 5, 10, 20, 40। तो मतलब क्या किया, 5 में 2 का गुणा किया 10 हो गया, फिर 10 में 2 का गुणा किया तो 20 हो गया, फिर 20 में 2 का गुणा किया तो 40 हो गया, है ना? यही तो कर रहा है, सब में 2 का गुणा कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा श्रेणी हो गया, गुणोत्तर श्रेणी हो गया ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक, अब जीपी में मैंने आपको क्या बोला था, बस एक ही चीज़ याद करने को बोला था, एनवा टर्म। देखिए बोला था ना एनवा टर्म, टीएन, बस यही याद करने को बोला था ना, एक एनवा टर्म और एक अनंत वाला बोला था। तो एनवा टर्म मैंने क्या बोला था, ए आर की पावर n-1, यही बोला था मैंने, एनवा टर्म यही होगा। ठीक, देखिए उसी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा दोस्तों, यूपीएससी हो चाहे स्टेट हो, वो आपका केवल नॉलेज चेक करना चाहता है, आपको माथापच्ची थोड़ी करवाएगा कि एकदम परेशान हो जाइए, है ना? तो ऐसा, तो एनवा टर्म हमसे पूछा है, तो अगर एनवा टर्म हमको बता दिया, मान लीजिए हमको एनवा टर्म का फॉर्मूला पता है, तो एनवा टर्म बोल दिए भाई ये है 1280 है। ठीक है, 1280 है, बोल रहा है कि भाई 1280 है। अब 1280 है तो बताइए कौन सा पद है, तो हमने क्या बोला, 1280 को ए आर की पावर n-1 दिखा देंगे। ठीक है, ए आर की पावर n-1 दिखा देंगे। तो जब 1280 किया, ए क्या है, पहला पद यानी 5 हो गया ए, आर क्या है, कितने कितने से गुणा हो रहा है, सब में 2 से गुणा हो रहा है ना, तो आर माने 2, और पावर n-1, तो यही तो हमको बताना कि कौन सा पद है, यानी n की ही वैल्यू तो बतानी है हमको, तो n की वैल्यू ही बतानी है, तो कर लेते हैं। अब तो सॉल्व ही हो जाएगा, है ना? जब इतना आप पहुंच गए तो अब इतना भी आप कर लेंगे। अब देखिए क्या है, अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए 1280 को, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 6 256 इक्वल टू 2 की पावर n-1 हो जाएगा, है ना? क्योंकि 5 से तो इधर डिवाइड हो गया, ये क्लियर है। तो 2 की पावर n-1 हो गया, ये 5 256 के बराबर। तो अब अगर यहाँ पे 2 की पावर में, तो ये भी अगर 2 की पावर में आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो ये 256 क्या होता है दोस्तों, 256 होता है 2 की पावर, अगर मैं बताऊँ तो 2 गुणे 2 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और दूनी 256, ये है। समझ गए क्या बोला मैं? ये आपको पता होना चाहिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और दूनी 256। इतनी बार गुणा करेंगे 2 का तो 256 आ जाएगा। तो कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार किया, तो 2 की पावर 8 कर देंगे, 2 की पावर 8 कर देंगे, तो ये हो गया 256 के बराबर। और इधर क्या है, 2 की पावर n-1, तो इसका मतलब क्या हो गया, n-1 जो है 8 के बराबर होगा। कैसे होगा, घातांक करनी मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि अगर आधार सेम हो, है ना, और नंबर इक्वल हो, तो उनकी जो घातें हैं, ये जो घात है ये भी बराबर होगी पावर। तो भाई घात को मैंने बराबर दिखा दिया, n-1 को 8 के बराबर दिखा दिया। जब n-1 को 8 के बराबर दिखा दिया तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 9। यानी ये जो 1280 है ये कौन सा पद है, ये 9वां पद है, 9वां पद। ये देखिए आंसर में भी दिखा हुआ है, 9वां पद है। क्लियर है, समझ में आया? तो कहने का मतलब हमारा यूज़ किस चीज़ का हुआ, केवल इस फॉर्मूले का, समझ रहे हैं? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हमको कूड़ा कचड़ा नहीं पढ़ना है, हमको केवल उतना पढ़ना है जितने से हमारा काम बन जाए, है ना? ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा हो सकता है लेंदी भी लगा हो और थोड़ा सा हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिली हो, लेकिन मुद्दे की बात क्या है, अगर मैं आपको फिर से जाते जाते बताऊँ लेक्चर में, तो बस मुद्दे की बात इतनी सी है जो मैं आपको यहाँ बताया। ठीक, कि अगर AP की बात करेंगे तो nवा पद और n पदों का योग, तो देखिए इसका भी हमको यूज़ पड़ा था, इसका भी यूज़ पड़ा था क्वेश्चन में, है ना? GP की बात करें तो हमको बस ये चाहिए, बस सीधी सी बात है। ठीक, और ये अनंत वालों के लिए है, ये अनंत वाली सीरीज़ के लिए। ठीक, तो ये 4 चीज़ें इसमें याद कर लेनी है। और एक बेसिक सी चीज़ ये है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो भाई जो हमारा समांतर माध्य है वो सबसे बड़ा होगा, फिर गुणोत्तर होगा, फिर सबसे छोटा हरात्मक होगा।
ठीक। और दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, तो ले दे के सीरीज़ में हमको 6 चीज़ें याद करनी थी, बस समझनी चाहिए थी, ठीक। उससे हमारा पूरा काम बन जाएगा, बाकी दिमाग लगाना है, बाकी दिमाग लगाना है, ठीक। तो ये है आपका आज का होमवर्क, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।